यूपीएससी जब मैं क्लास 4th में था तो मैं दरअसल गांव में ही सरस्वती शिशु मंदिर मेरा गांव है लड़ियारी में, तो वहाँ पर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो सर जो मेरे अध्यापक हैं जो जिनको हम लोग आचार्य जी कहते थे, तो उन्होंने एक रैंडमली सबसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। देन आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने कुछ नहीं लिख पाया मैं उस कॉपी में। फिर मैं घर आया तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा मुझे क्या बनना है, तो पिताजी ने बताया कि तुमको डीएम बनना है। आपने यूपीएससी की लाइन में कदम रखा है तो भैया आप सबसे विशेष तो आप पहले ही हो गए, क्योंकि आपने जिस फील्ड में कदम रख दिया जहां लाखों की भीड़ वो सोच तक नहीं सकती, अगर आप उस पर कदम रख दिए हैं तो पहली बधाई आप सब कि आपने ये जिगरा आपके अंदर है। मुझे अब समझ में आता है कि पिताजी ने किन परिस्थितियों में हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और माता जी का वो बलिदान। और इवन मुझे बाद में पता चला कि जैसे फिल्मों में ये होता है, मैंने अपने जीवन में बाद में मुझे पता चला कि मेरी माताजी के गहने भी रखे जाते थे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन आवर सेकंड पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हैं उपरांत सर, साइंस एंड टेक फैकल्टी। उसके बाद है योगेंद्र सर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड ऑल इंडिया रैंक 13। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सब देखने वाले हैं, तो मैं आप सबको भी ये बोलना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट में सर अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं, अपने अप एंड डाउन शेयर करने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो क्लियर होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी सर? ओके। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी की शुरुआत से और यूपीएससी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? यूपीएससी जब मैं क्लास 4th में था तो मैं दरअसल गांव में ही सरस्वती शिशु मंदिर मेरा गांव है लड़ियारी में, तो वहाँ पर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो सर जो मेरे अध्यापक हैं जो जिनको हम लोग आचार्य जी कहते, तो उन्होंने एक रैंडमली सबसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। देन आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने कुछ नहीं लिख पाया मैं उस कॉपी में। फिर मैं घर आया तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा मुझे क्या बनना है, तो पिताजी ने बताया कि तुमको डीएम बनना है। तो मैंने पूछा कि डीएम क्या होता है पापा। उन्होंने कहा डीएम आईएएस होता है। मैंने कहा आईएएस क्या होता है? बोले यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जो कि रिक्रूटमेंट करती है, तो तुमको वो बनना है। तो मैंने पहली बार क्लास 4th में मैंने जाना कि मुझे डीएम बनना है, और उसके लिए जो चैनल है वो यूपीएससी है। वहाँ से यूपीएससी का एक जो बीज मेरे पिताजी ने मेरे दिमाग में दिया, तो तब से मैडम ये चल रहा है मेरे दिमाग में। सर 4th क्लास में ये जागरूकता हो जाना और ये जानकारी आपके पिताजी के द्वारा आपके मस्तिष्क में बीज रोपण कर देना, ये अपने आप में ही काबिले तारीफ बात है। मुझे नहीं लगता कि इतने जिज्ञासु आजकल के छात्र होंगे कि बचपन में ऐसे कोई सवाल है उसे सीरियसली ले और अपने माता पिता से जाकर पूछे। पिताजी इसमें तो नो डाउट कि पिताजी का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की शिक्षा। मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं, और उस समय पिताजी ने एमए किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जिस समय लोग सोचा करते थे। तो शिक्षा का महत्व जो भी है तो वो पिताजी की ही देन है। माता पिता का योगदान तो सर हमेशा से सफलता में माता पिता ही और गुरु सबसे बड़े योगदान करने वाले रहते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो सर सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी के अंदर कभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जो आपको किसी और दिशा में लेके गया हो? बहुत बार ऐसा लगा मैडम। यहाँ पे सुधीर सर भी हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, और मैंने इनफैक्ट 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद मैंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक बड़ोदरा एक कंपनी है उसमें एज असिस्टेंट इंजीनियर मैंने काम किया था। देन आई डिसाइडेड दैट ये मुझसे ना होगा, और मेरा जो रूट है और मैं उससे भटक रहा हूँ। इनफैक्ट सुबह जाना और शाम को लेबर के जैसे आना और अपनी बुक्स को देख तक ना पाना, तो वो मेरे लिए बहुत एक टेढ़ी खीर थी। फिर मैंने वहाँ से उसको क्विट किया। फिर मैं आया और मैंने अपनी खुद की एक कोचिंग डाली, और मैंने 11th और 12th वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और इनफैक्ट मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता था। ऐसा बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता था। आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता था, लेकिन बच्चों के मार्क्स उस समय अगर आपको याद होगा तो 35 नंबर के पेपर होते थे, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, तो बच्चों के 34 नंबर भी उसमें आए थे फिजिक्स में। और वहाँ से मेरी जर्नी जो शुरू हुई, फिर मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया एज अ टीचर। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली तो मैं कोचिंग का धुर विरोधी रहा हूँ, आप कह सकते हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता कि कोई कोचिंग करे, लेकिन मैं ये सजेशन ज़रूर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई सही गाइडेंस है, सही गाइड करने वाला आदमी है, तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ये रहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे भैया, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरे भैया नागेंद्र विकल का इसमें सबसे अहम रोल है। मुझे शून्य से जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया हूँ वहाँ तक पहुँचाने में अगर कोई एक शख्स, अगर कोई यूँ तो मतलब
पूरी सृष्टि ही आपके सामने होती है। मेरे पूरे घर वाले, परिवार वाले सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो मेरे साथ हर एक परिस्थिति में खड़ा रहा वो मेरे भैया हैं, और उनकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया। दैट्स रियली नाइस सर, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। लोग कहते हैं कि एक औरत होती है, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे माता पिता, भाई बहन या अपना कोई पार्टनर होता ही है, और आपके पीछे तो आपके भैया थे ही। खैर थे तो सब, लेकिन भैया का रोल ज़्यादा आप बता रहे हैं। नाइस। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपका जो ये अटेम्प्ट था, मतलब आपने यूपीएससी का पेपर दिया और ये सब, तो आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया या उसके लिए आपको काफ़ी अटेम्प्ट देने पड़े? मैंने मैडम 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में, और मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया है। तो ये मेरा यूपीएससी ईपीएफओ में पहला अटेम्प्ट था, और जिसके तहत ये मेरी रैंक है। तो सर आपने फेलियर को जो भी था उसे कैसे हैंडल किया उस टाइम पे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है मैडम। एक्चुअली लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 अटेम्प्ट देते हैं और नहीं क्लियर, तो सर उन्हें ना बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप यहाँ पे हैं, तो आप बताइए कि आपने कैसे हैंडल किया? बिल्कुल, मैं सबको ये बताना चाहूँगा। देखिए, हम जो जर्नी कर रहे हैं, आपने यूपीएससी की लाइन में कदम रखा है, तो भैया आप सबसे विशेष तो आप पहले ही हो गए, क्योंकि आपने जिस फील्ड में कदम रख दिया, जहाँ लाखों की भीड़ वो सोच तक नहीं सकती, अगर आप उसमें कदम रख दिए हैं तो पहली बधाई आप सबको कि आपने ये जिगरा आपके अंदर है। और दूसरा, अगर इस जिगरे के साथ अगर आप आए हैं, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि हौसला जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने थपेड़े आपको मिलेंगे भैया कि हालत खराब हो जाएगी आपकी। ये बात कहने मुझे कोई संकोच नहीं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार ऐसा होगा जब आप लगेगा कि आप एकदम बिखर चुके हैं, यकीन मानिए तभी वो जो एक्सट्रीम लेवल की पावर आपके अंदर आएगी ना, वो आपको इतने ऊपर ले जाएगी कि आप मतलब किसी के रोके ना रुकने वाले। इसलिए मैं बस सबको यही कहूंगा कि देखिए, अप एंड डाउन सबके साथ आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। और जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले होंगे, उसके पहले एक ऐसा झटका आपको लगने वाला होगा, आपको लगेगा आपकी दुनिया ही बर्बाद होगी, आपने ये क्या कर डाला, आपने ये कहाँ आप आ गए। तो खुद को समेटना है, संभालना है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबको ये बताना चाहूंगा कि एक कोई ऐसा व्यू आपका होना चाहिए जिसमें आप कभी झुके ना। जैसे कभी ऐसा होगा, जो मेरे साथ हुआ, मुझे कई बार लगा कि शायद मैंने गलत डायरेक्शन में वो कर लिया। अगर मैं इंजीनियर होता तो मेरी सैलरी अच्छी होती। और जिस समय मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, 2014 की बात है, तो उस समय मेरी सैलरी लगभग 25-25 हज़ार थी। आज के डेट में अगर मैं होता तो 1.5-2 लाख की लमसम मेरी सैलरी होती। तो कई बार ऐसा फील होता है कि क्या मैंने गलत कर दिया। और जब लगातार आप फेल होते रहते हैं और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं घटती हैं, तो खुद को समेटना मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैडम, कि खुद को संगीत के करीब लाएं, या आप योगा करें, आध्यात्म की ओर बढ़ें, या फिर म्यूजिक की ओर बढ़ें। जो आपका दिन भर का फ्रस्ट्रेशन होगा, आप यकीन माने कि अगर आप 15 मिनट भी बैठ के म्यूजिक का आप अगर अभ्यास करते हैं और खुद को या तो ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपकी दिन भर की थकान को वो खत्म कर सकता है। सर का कहने का मूल जो था कि सफलता की शुरुआत जो है आपके लक्ष्य के निर्धारण से शुरू हो जाती है जी। वो पहला पड़ाव है आपके। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया ना, जैसे आपकी 4th क्लास से डिसाइड हो गया था। और बच्चे का दिमाग जो होता है सर, मैं बताऊं, बच्चा एक कच्चा गड़ा होता है। तो जो आपके माता पिता ने जिस तरीके से आपको ढाला है, बचपन में बीज रोप दिया आपके मस्तिष्क में कि आपको इस दिशा में बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हुए आपको जब भी आपका मन डगमगाया होगा, तो उस बेसिक थॉट ने आपको बार बार याद दिलाया होगा कि मुझे तो यही करना है। जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग के बाद जो आपने नौकरी ज्वाइन करी, उस समय जो आपको ख्याल आया, उसका जो मूल था, कारण वही था कि मुझे तो ये करना है, मैं कहाँ पर आकर फंस गया। तो बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे थे और आपने सफलता प्राप्त भी की। एक सवाल मेरा आपसे है कि अभी जो विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो कई बार सफल होते होते रह जाते हैं। प्रीलिम्स बहुत अच्छा हुआ, मेंस बढ़िया गया, इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह गए, और अगला जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो नेक्स्ट प्रीलिम सामने खड़ा है। तो उस दौरान वो बच्चा, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, तो कैसे अपने आप को समेटे और एक मौका और दें। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि देखिए, जब हम लगातार सफलता असफलता के बीच में जूझते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन एक आता है कि कैसे, हाउ टू मैनेज, कैसे खुद को व्यवस्थित रखें। और मुझे लगता है कि जैसे इंटरव्यू के बाद का जो सेशन है या जो उसका ड्यूरेशन है, इंटरव्यू में कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें हो नहीं पाती। और जैसे हमको लगता है, जनरली सबको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। गलत लगता है। मेरा जो खुद का मत है, इस ओपिनियन के साथ मैं हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी आपकी सबसे पहले होती है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करें। और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू ये अलग अलग कड़ी है ही नहीं। ये सब अगर आप सेट हैं बिल्कुल अगर आप यूपीएससी को अचीव करना चाहते हैं तो आप यूँ पहले से जान लें कि अपने दिमाग को ये समझा दें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही एक ही फेज के घड़े हैं। बस आपको उसमें एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है। तो आप उसके लिए अगर तैयार हैं कि नहीं मेरा आज ही प्रीलिम्स है, आज ही मेंस है, आज ही इंटरव्यू है, तो मुझे लगता है कि कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बड़े आराम से आप उसको अचीव कर लेंगे। दरअसल बात ये आती है कि जब काफ़ी सारे असफल प्रयास के बाद एक विद्यार्थी एक बार फिर से असफल हो जाता है, तो अगला जो उसके पास जो पड़ाव है, उसने प्रीलिम्स का भी फॉर्म भरा हुआ था एक बैकअप के लिए, लेकिन वो कुछ मार्क्स की, मान लीजिए अगर वो 10-12 नंबर से रह जाता तो एक मान लीजिए कि कुछ एक अलग फीलिंग होगी उसको, लेकिन अगर वो 2 नंबर से रह जाता है तो एकदम बिखर जाता है, टूट जाता है। ऐसे काफ़ी विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ, हम भी अपने लेवल पे उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन मैं एक लेटेस्ट जो सफल हुए कैंडिडेट AIR 13 EPFO में, मैं उससे जानना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इस पड़ाव को जो है किस तरीके से आपने ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे साथ एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसको मैं फील करता हूं और मैं यहाँ पे ओपनली बोल सकता हूं कि मैं बजरंगबली पे बड़ा फेथ है मेरा मतलब जब भी मुझे फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सफलता मेरे साथ आज है, लेकिन ये जो असफलताओं का दौर रहा, इवन मैंने 2018 से लेकर 2023 तक में देखें तो लगभग मैंने 5 मेंस दिए हैं अभी तक के, मतलब स्टेट को भी अगर जोड़ लिया जाए, और मैं फाइनली कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कई बार मुझे ऐसा मुझे लगता है कि जब आपके बस का नहीं है, आपको लगता है कि आपसे हो नहीं रहा है, आपको जितना करना था आपने कर डाला, तो मुझे लगता है कि आपको उन पे छोड़ देना चाहिए, और जब वो करेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। तो मेरा यही उत्तर है कि आपको थोड़ा अपना मनोबल बनाना चाहिए और एक उस शक्ति पर के ऊपर छोड़ देना चाहिए जो वो घटित करेगा, वो नो डाउट कि आप जो सोच रहे होंगे उससे अच्छा करेगा। और मुझे लगता है कि सुधीर सर इस बात से ज़्यादा सहमत होंगे मेरी। सर का कहना है लेट गो, जाने दिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे और उसको पाने के लिए आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपको आशीर्वाद में उसको मे बी टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन ये जरूर मिलेगा, समय से होंगी चीज़ें। बहुत सुंदर जवाब दिया है सर आपने, और जितनी भी ऑडियंस आज आपको देखेगी उनको भी बहुत हौसला मिलने वाला है आपके इन जवाब से। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपकी एकेडमिक या पर्सनल बैकग्राउंड ने आपकी प्रिपरेशन में क्या रोल प्ले किया है? मेरा तो देखिए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने गांव, मेरा गांव प्रयागराज के लड़ियारी गांव में मैं रहता था, तो वहाँ पे मेरी माताजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, और गाँव में ही घर से 1 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें हम लोग ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की। और उसके बाद पिताजी हम लोगों को, मतलब मैं, मेरे भैया और सेकंड नंबर वाले भैया जो बरौनी में TGT अध्यापक हैं, वो हम 3 भाई जो है घर से बाहर शहर की ओर बढ़ चले। जब हम लोग शहर आए तो गांव में सबको ये था कि ये पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोग की उतनी अच्छी है नहीं कि पिताजी हम लोगों को पढ़ा सकें, शहर में रख सकें। मुझे अब समझ में आता है कि पिताजी ने किन परिस्थितियों में हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और माताजी का वो बलिदान। और इवन मुझे बाद में पता चला कि जैसे फिल्मों में ये होता है, मैंने अपने जीवन में बाद में मुझे पता चला कि मेरी माताजी के गहने भी रखे जा चुके थे। हम लोग यहाँ शहर में घर से दूर, और पता नहीं था ये सब, बाद में चीज़ें ओपन हुई। तो उसके बाद से मैंने 8th के बाद 9th 10th और फिर मैंने 12th तक की पढ़ाई मैंने इलाहाबाद में CIC कर्नलगंज इंटर कॉलेज एक है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने B.Tech किया 12th के बाद, मैंने ग्रेजुएशन की, मैं B.Tech किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि मैं फर्स्ट ईयर में था तो 4th ईयर तक के लड़के मुझसे मैथ्स की क्लास लेने आया करते थे कि भाई मुझे ये बता दो, तो मुझे भी एक अच्छा फील होता था कि मैं इनको बता सकता हूँ। और यूँ तो मैं हिंदी पट्टी का ही छात्र रहा, हिंदी बैकग्राउंड का, लेकिन B.Tech करने के दरमियान मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए। और इवन मेरा एडमिशन भी जिस कॉलेज में हुआ था वो इस शर्त पे था कि अगर मेरी बैक लगती तो मुझे कॉलेज की पूरी फीस भरनी पड़ती, और मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उस इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भर सकूं। तो एक इंस्पिरेशन वहाँ था कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, अदरवाइज मुझे पिताजी को पूरी फीस भरनी पड़ेगी। इस वजह से मैं, मतलब अपनी क्षमता से भी ज़्यादा मैं मेहनत करता था। इनफैक्ट आपको बताऊं तो 8:30 बजे मैं अपने कमरे से निकल जाता था कि कॉलेज मुझे टाइम से पहुंचना है, और 5:30 बजे तक मैं कॉलेज में रहता था, और आके फिर अपना रिवीजन करना और चीज़ों को देखना। तो ये जर्नी रही। इंजीनियरिंग करने से मुझे फ़ायदा ये मिला कि एक मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेहतर हो पाई, और
किसी भी चीज़ में एनालिटिकल जो अप्रोच है वो मुझे इंजीनियरिंग से मिली। तो मैं मानता हूँ कि एक गेम चेंजिंग वो चीज़ साबित। मैं ऐसा नहीं कहता कि आर्ट बैकग्राउंड के या दूसरे बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो नहीं ऐसा है, वो और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए जो इंजीनियरिंग थी वो बहुत फ्रूटफुल थी। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये हमने भी महसूस किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैं भी बीटेक किया है मैंने भी। तो जो आप जो सब्जेक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं, कहीं वो मैथ सेकंड तो नहीं था? क्योंकि हर इंजीनियर का जो है ना ये एक वो रहता है, इसको आप लीजिए, इसको मैं बताता हूँ आपको, ये एक्चुअली में हेजलवुड है कि जिसकी बॉल पढ़ने के बाद ये नहीं पता कि अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। हेजलवुड इस तरीके से मैथ सेकंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी दिक्कत करता है हम लोगों को। और जहाँ तक कि आपने सर इंजीनियर्स के बारे में बताया, लोगों को मतलब बाकी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है जो लाखों की संख्या में, पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो गया है कि डरने लगे बीटेक होल्डर से, और थोड़ा सा नेगेटिविटी मार्केट में ज्यादा फैली हुई है। तो मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित करना चाहूंगा कि जो सिलेक्शंस हो रहे हैं बीटेक होल्डर्स के द्वारा वो यूं ही नहीं हो रहे। हम 4 साल में लगभग 50 से अधिक विषयों के पेपर देने के बाद यहाँ तक पहुंच रहे। तो एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक्स या बाकी टेक्निकल पोर्शन को उसमें मजे होने के बाद यहाँ तक पहुंचते हैं। तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा हमें ह्यूमैनिटीज में दिखाई देता है। बिल्कुल। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं जनरल स्टडीज की, तो हवा ये बनी हुई है कि इंजीनियर से सब कुछ इजी हो जाएगा, सी सेट कर लेंगे, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनरल स्टडीज में तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं कि इंजीनियर है तो वो कर ही लेगा, या ह्यूमैनिटीज का छात्र है तो वो उसको दिक्कत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा मानना है कि जिस तरह का ब्रॉड सिलेबस अब यूपीएससी का है और जिस तरह का सीसेट है, उसमें ना कोई इंजीनियरिंग है ना कोई ह्यूमैनिटी है, आपकी खुद की एक स्किल है। अगर आप उस अप्रोच को पकड़ रहे हैं तो मुझे लगता है आपके रास्ते आसान हैं। और वो फिर मैंने देखा कि मेरे बैचमेट्स जो थे, जो मेरे साथ जो तैयारी करते थे, जो लड़के थे जो और एस्पिरेंट्स थे, मैंने देखा कि जो ह्यूमैनिटीज के छात्र थे वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें इंजीनियरिंग का या ह्यूमैनिटीज का कोई रोल नहीं है। बस इतना सा रोल है कि कौन देखिए किस बैकग्राउंड से, इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं। ये फ्रैंकली मैं ये बात बोल सकता हूँ। उसको बस इतना मतलब है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके जो मापदंड है, उस पर कौन कितना खरा उतर रहा है। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि यूपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लीजिए। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो मैटर नहीं करता, स्ट्रीम से कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर बड़े स्कूल्स भी मैटर नहीं करते, ना ही बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आईआईएम मैटर कर ही नहीं रहे। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला विद्यार्थी भी टॉप कर लेता है। और अभी तो स्थिति ऐसी आ चुकी है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपको एक झोपड़ी में बैठकर अपने फोन में बस उसे रिचार्ज करना है बच्चे को, और वो पूरा समय देकर वो कर सकता है चीजों को। क्या सर? बिल्कुल। और पढ़ाई के लिए तो हर एक क्षण आपके लिए कीमती है, और कहाँ से मिलता है उससे नहीं मैटर करता। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कि जब आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन आपको बता रहा है, समझा रहा है, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो जब भी उसका चयन करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि गुरु वो है जो सही रास्ता दिखाए, न कि आपके रास्तों को भटकाए। तो जो आपको एक सही गाइडेंस जहाँ से मिल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो सर मुझे एक बात बताइए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज से लेकर ईपीएफओ की ट्रांजिशन तक की जर्नी कैसी रही, और उस दौरान आपका ऑप्शनल क्या था? क्या वहां पर आपको कोई समस्या आई? ईपीएफओ बाय एक्सीडेंट है या बाय चॉइस? ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो अपना ऑप्शनल रखा था वो था फिलॉसफी, और उसका रीज़न ये था कि जो फिलॉसफी को जो मैंने, देखिए एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं सबके लिए कि ऑप्शनल किसी का भी सुन के आपको नहीं रखना है। ये नहीं कि इन्होंने ऑप्शनल ये रख लिया तो मेरा ऑप्शनल ये है। आपको खुद देखना होगा कि आप किस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट है या रुचि क्या है, किसमें आप अच्छा कर सकते हैं, किसमें आप अच्छे से खुद से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आप उसी सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल आप रखें। मैंने अपना ऑप्शनल जो है फिलॉसफी को रखा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा आपको कि एनालिटिकल अप्रोच जो मेरी डेवलप हुई इंजीनियरिंग क्लासेस के दौरान, उसका यूज करके मुझे लगता है कि मैं फ़िलॉसफी में बहुत अच्छा कर सकता था, और दैट्स वाई मैंने फ़िलॉसफी चूज किया।
और फिलॉसफी असल में बताऊं तो मैंने प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित अध्यापक हैं अमित कुमार सिंह सर, मैंने उनके गाइडेंस में फ़िलॉसफी को देखा था, समझा था, पढ़ा था, और घर में फ़िलॉसफी में अपने भैया से भी डिस्कस करता था। तो फ़िलॉसफी पढ़ने से मुझे जो सोशियो पॉलिटिकल जो अप्रोच मेरा डेवलप हुआ, उसमें नो डाउट कि फ़िलॉसफी का बहुत बड़ा योगदान। और ईपीएफओ के बारे में? अच्छा यूपीएससी के लगातार फेल्योर के बीच अचानक से ईपीएफओ की वैकेंसी आती है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ईपीएफओ के बारे में पता भी नहीं था, और जब मैंने देखा कि चूंकि यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी है तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। चूंकि मुझे लगता था कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है और स्पेसिफिक मुझे ईपीएफ एक्ट और ये सब चीज़ें देखनी थी, तो मैंने लास्ट के 1.5-2 महीने खुद को आइसोलेट किया और मैंने बुक पर ध्यान दिया जो ईपीएफ एक्ट की बुक थी, और फिर मैंने यूपीएससी की जो पुरानी अप्रोच थी, जो मेरा पुराना नॉलेज था, उसको लेकर साथ में ईपीएफ एक्ट को लेकर मैं एग्ज़ाम में गया, और ईश्वर के आशीर्वाद से आपके सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा ही था कि उस पर छोड़ दो, तो ये जो आपकी सफलता है ये उसी, जिसे मतलब मैं कहूँ इस चीज़ को विश्वास, ये जो आपका ट्रस्ट था, ये जो आपका फेथ था ईश्वर पर, उसके कारण ये नतीजा है। और उस फेथ के कारण आपकी जो मेहनत की जो परसेंटेज रही होगी ना, जब हमें किसी पे ट्रस्ट होता है ना तो हम लगन उससे मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं जितना कि हम भगवान पर या फिर किसी दूसरी अन्य ऐसी एक पॉजिटिव पावर है आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल करते हैं, और हम लग जाते हैं छोड़ के सब कुछ कि भाई अब तुम देखो मेरे हाथ में है मेहनत करना, मैं मेहनत करूंगा, सफलता आपको मिलेगी। सर, आपके ऑप्शनल की चॉइस और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया है, बताना सवालबाजी में नहीं है। आपके जीवन में अध्यात्म पहले आता है या फिलॉसफी एज ए ऑप्शन पहले आता है, मुझे बताइए। अब इस पे मैं बात करूं किसका आगमन पहले हुआ? ऑनेस्टली बताऊं तो फिलॉसफी पहले आई। फिलॉसफी जब मैंने सीखनी शुरू की उसके बाद मैं अध्यात्म की ओर बढ़ा, और मतलब मुझे जो समझ में आता है कि फिलॉसफी पहले है। मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं सही ना हूं, लेकिन मेरे लिए फिलॉसफी पहले है। क्योंकि आपको मैं सच बताऊं तो बीच के एक दौर से मैं ऐसा भी गुजरा जब मेरा सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका था, तो मुझे लगता है कि फिलॉसफी ने वो मोमेंटम मुझे दिया कि चीज़ें समझो, सीखो, तो मैं फिलॉसफी को पहले रखता हूँ। यानी कि आप उन ऐसे एक्सेप्शनल लोगों में से हैं जो किताब पढ़ने के बाद, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, जिसे कहते हैं मॉडर्न एज सब्जेक्ट मान लें फिलॉसफी को, वैसे अगर इसको भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो ये सब चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, दूसरे नाम से इसको जाना जाता है। आप पढ़ने के बाद ईश्वर की तरफ बढ़े हैं, पहले आप छोड़ चुके थे चीजें कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि चीजें ठीक नहीं चल रही, लेकिन जब आप गहराई में उतरते हैं, आप अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि घूम के चीजें वहीं पर आकर खत्म हो जाती है, जो कि अध्यात्म और ईश्वर। बिल्कुल, और इसके लिए मैं फिर से अपने गुरुजी श्री अमित कुमार सिंह सर का धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने एक अप्रोच जो डेवलप की, जो हम लोगों के अंदर, जो हम लोगों का बैच था, इनफैक्ट सभी मतलब उनसे इतने सेटिस्फाइड रहते थे। वो मतलब आपको सच बताऊं, वो जब इंटर करते थे क्लास में, तो वो जो जैसे कोई क्लास चल रही, आज कांट को पढ़ाएंगे तो आज कांट आपको अच्छा लगेगा, कल अरस्तु पढ़ाएंगे तो आपको कांट बकवास लगेगा, अरस्तु अच्छा लगेगा। तो उनका तरीका ही कुछ ऐसा रहता था कि उनकी अप्रोच शानदार है। धन्यवाद ऐसे गुरु को जो इस प्रकार से सब्जेक्ट को रख रहे हैं कि व्यक्ति अपने भटके हुए जीवन से एक मार्गदर्शन लेकर एक दिशा भी पकड़ता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। इसी प्रकार के गुरु होते हैं जो एक विद्यार्थी को, एक भटके हुए नौजवान को एक परिपक्व युवक में बदल देते हैं। फिर से धन्यवाद ऐसे गुरु। तो मेरे सवाल आपसे ख़त्म तो नहीं हुए सर, लेकिन मैं चाहूँगा इस ऑफिशियल डिस्कशन के अलावा मैं आपसे अनऑफिशियल भी बात करूँ। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं चलता हूँ सर, मेरी जगह एक अन्य विशेषज्ञ आएंगे जो कि आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। नाउ इट्स ओवर टू यू सर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे यहाँ पे आए और इतना बढ़िया बढ़िया बातें आपने बताई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। यूपीएससी एग्जाम में अप्रोच बड़ा मैटर करता है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होंगे, मेहनत चाहे इतना करें, फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आपका डायरेक्शन अप्रोच ठीक नहीं है तो अक्सर बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है और किस अप्रोच से
बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? देखिए सर, जो मुझे समझ में आता है कि जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए। और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो उसकी तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए हमको। इनफैक्ट कोई भी खबर, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि, और ये बात सबको बताना भी चाहूँगा पूरे ईमानदारी से, कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। मतलब आपके रूटीन में होना चाहिए, दिन में कुछ हो ना हो लेकिन न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर की कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको जरूर मिलेंगे जो डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा पेपर 4 घंटे पढ़ जाना है। पेपर की कम से कम 80% न्यूज आपके साथ ऐसी होगी जो लगभग 15 दिन से 10 दिन से लगातार चल रही होगी। तो आपको कोई भी न्यूज ऐसी मिले, पेपर पहले जैसे आपने खोला तो उसको देखें कि उसमें अप टू डेट क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ था। तो जब आप इस अप्रोच से उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और आज का जो सिलेबस है इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर देखा जाए तो यूं कहें कि एक समुद्र, अगर इसको कहें तो गलत नहीं है, उस समुद्र से आपको मोती निकालने जैसा है। तो वो आप यूं माने कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस, कुछ भी है, आप उसको करंट से रिलेट करें। बिल्कुल। कोई भी इंसिडेंट है या कोई भी न्यूज है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, इवन अगर मैं आपको कहूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप करंट के साथ उसको पढ़ें। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जैसे हमने डिस्कस भी किया कि कालीबंगन जो बिल्कुल no doubt भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट कालीबंगन पे स्पेशल फोकस करो। मैं एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगा, जनरली जैसे हम हिस्ट्री के साथ बड़ी नाइंसाफी करते हैं। हमको ये लगता है कि जैसे मगध एम्पायर हमने पढ़ लिया तो अब लगता है कि मगध एम्पायर तो वही था जो 16 महाजनपद थे, वो वहां तक सीमित नहीं है। आप उसको जब भी न्यूज़पेपर पढ़े तो अगर उसमें कोई इंसिडेंट ऐसा है जो मगध एम्पायर से जुड़ा हुआ है तो वहां आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि डीपली एनालिसिस की जो अप्रोच है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था। एक्चुअली मैं आपको सर कहूँ वो बात ठीक नहीं लगती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें योगेन ने चीज़ें हमारे साथ करी और हमने बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन के दौरान, जब इंटरव्यू चल रहे थे तो उस दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि इंटरव्यू गाइडेंस कैसे हो, प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे उठना बैठना बोलना कैसे है। तो वो चीज़ें हमने कितनी मॉक करी है, कितनी बार हमने खुद से अरेंज करके मॉक करी है कि कैसे जाना है वहाँ पे इंटरव्यू में, बैठना कैसे आपको। तो वो चीज़ें हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने जब प्रिपरेशन करी तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ें आती हैं कि भाई गलती, क्या ऐसी चीज़ें, देखो बात ये है कि एग्जामिनेशन जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप खुद ट्रायल एंड एरर के चक्कर में रहोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, जिन्होंने जो रास्ते पर गए हैं, जो गलती की और उस गलती से जो सबक सीखा, हर व्यक्ति सबक सीखने बैठा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि क्या गलतियां ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए इन बिटवीन प्रिपरेशन। देखिए सर, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये सबसे पहले बताया जाता है, आई डोंट नो कहाँ से पता चलता है, क्योंकि मुझे भी पता चला था कि यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ कर जाते हैं बच्चे, और ये गलत बताया जाता है। मैं ये पूरे प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहा हूँ और ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपको ये कहता है कि यूपीएससी फैक्ट नहीं चाहती तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो आदमी आपको सही चीज़ से दूर ले जा रहा है। यूपीएससी फैक्ट तो पूछती है। जहां स्टेट पीसीएस की कवरेज बंद हो जाती है, यूपीएससी वहां से स्टार्ट करती है। तो अगर हम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में बेसिक डिफरेंस की बात करें तो स्टेट पीसीएस पर्टिकुलरली डिपेंड्स होता है जनरली फैक्ट्स पे, अब तो उसके भी डायमेंशंस बदल गए हैं। फिर भी यूपीएससी के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि आप एनालिसिस अप्रोच तो ले ही जाइए किसी भी टॉपिक पे, लेकिन उसका फैक्ट मत छोड़िए। अगर आप फैक्ट छोड़ के जाएंगे तो जिस तरह की टेंडेंसी है क्वेश्चन की, इवन आप कभी प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ भाई, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहीं मिस ना हो जाए। पता है कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आप फैक्ट इग्नोर कर देते हैं, बच्चे इग्नोर कर जाएं। यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि इतना सागर जैसा यूपीएससी है, इतने सारे डेटा है, याद कैसे करोगे? याद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखो इन बिटवीन द प्रिपरेशन 2-2.5 साल लग जाते हैं, कई बार किसी को 1.5 साल, किसी को 9 महीने भी लगते हैं। लेकिन इन दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्मार्टली कैसे आप चीज़ों को याद रखते थे सर? मैं ये चीज़ मतलब जो कि मैं पर्सनली ऑब्जर्व भी किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो वाला जो अपना ट्रिक है ना वो शेयर करो कि कैसे याद रखते थे बच्चे, हम कैसे याद रखते थे, आप कैसे याद रखते थे चीज़ों को, की ट्रिक क्या थी, कैसे याद रखते थे? फैक्ट इतना ढेर सारा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी सब था, कैसे? मैं आज तो ये रहस्य आपने खुलवा ही दिया। और देखिए, मैं सबको, आप सभी साथियों को बस ये बताना चाहूँगा कि आप खुद से पढ़ें,
और बुक्स प्रेफर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भी कोई भी ये कहता है कि आप मेरे नोट्स पढ़ लें, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि आप इन सब अफवाहों में बिल्कुल मत पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का अध्ययन करें, किताबों को अच्छे से पढ़ें, गहराइयों से पढ़ें, और किसी दूसरे का नोट्स कभी मत पढ़ें। मैं ये सजेशन दूंगा, खुद का नोट्स बनाइए। एक टॉपिक पर आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए, जैसे आपने किसी एक लेक्चर को पढ़ लिया, मान लेते हैं कि हमने मान लीजिए पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स आज की डेट में, मान लीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्रक्स है आपके खुद के नोट्स में वो आधे पेज में समराइज हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपने अच्छी से उस टॉपिक को तैयार कर लिया। फिर उसमें क्या कर सकते हैं कि जो चीजें आपको ये लगे कि आप उसको भूल रहे हैं, उसको ट्रिक वहीं पर बना लीजिए। और ये ट्रिक आप कहीं खोजने मत जाइए, खुद से ही बना डालिए। सुधीर सर तो प्रमाण है कि मैंने इतनी ट्रिक्स बनाई है कि पोथन्ने की ट्रिक्स ही मेरी है। और मैं एक आध ट्रिक हो जाए फिर आज एक आध ट्रिक हो जाए। जैसे कि मैं एक आपको बता ही देता हूँ, हालांकि मैं तो जनरली प्रेफर करता था, कई ट्रिक्स पे काम करता था। जैसे सन्यासी विद्रोह अगर आप देखें या कोई सा विद्रोह देखें, तो सन्यासी विद्रोह की बात करें, जैसे मैं एक टॉपिक आपको लेना चाहूँगा, जो जनजाति विद्रोह हुए हैं, आप सबको पता होगा कि ये ऐसा टॉपिक है जो एकदम रिवोल्यूशनरी टाइप है ही, और हर पेपर में पूछा जाता है। इवन आप एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस किसी को भी देख लेंगे तो वो पूछा ही जाएगा वहां से। और अक्सर में क्या होता था, कॉन्सेप्ट तो मुझे याद रह जाते थे। मैंने आपको अपनी गलतियां इसलिए बताई कि शुरू में मैं ये ज्ञान मुझे भी मिल गया था कि यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता है, तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता चला गया, और मैंने प्रीलिम्स ही क्वालिफाई में नहीं कर पाया था पहले अपने अटेम्प्ट में। और फिर मैंने जब पेपर को देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि फैक्ट तो मैंने सारे ही छोड़ डाले। इवन मैं 100 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो मैं 30 क्वेश्चन के लायक भी नहीं था। तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि फैक्ट पे तो काम करना ही करना है। तो उन चीजों में जो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये विद्रोह कब हुआ या किसके समय हुआ, उसमें क्या उसका परिणाम रहा, रिजल्ट क्या रहा, तो उसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लोग ये बता पाएंगे। या मैं ये पूछ लूं कि इसका नेता कौन था, तो मुझे नहीं पता कि आप ये चीज बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। या किसी भी विद्रोह की बात करें, चलिए एक और एग्जांपल दे दो, जैसे पाइका विद्रोह। मैं आपसे जनरली पूछ लूं पाइका विद्रोह कब हुआ था या उसका कौन सा नेता था, तो आपको लगभग 1 मिनट लगेगा पाइका विद्रोह को पकड़ने में। लेकिन हम लोगों ने जबरदस्त ट्रिक बना रखी थी, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, न कि 22/17। इस बार तो बख्श दिया, अगली बार बख्शूंगा नहीं। तो पाई का मान 22/17 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई का विद्रोह 1817 में हुआ था, और इस बार बख्श दे रहा हूं, अगली बार बख्शूंगा नहीं। बख्शी जगदीश बंधु करके वो जो नेता थे, वो उसके नेता थे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपको खुद डेवलप करनी होगी, अपने से खुद आगे बढ़ें और एक एक चीज अपने समझने के लिए दिमाग में अपने बनाएं, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कहते हैं कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, एक एक बूंद से जो घड़ा भरता है, तो आपकी दिन प्रतिदिन की जो मेहनत है वो एक दिन आपके रिजल्ट के रूप में सामने आती है। बहुत बढ़िया सर, बड़े सारे हमने फॉर्मूलाज बनाए थे, उनमें से एक आध दो तो हमें अभी भी याद आ रहा है। एक मेडिटेरेनियन सी में फंसते थे, याद करते हैं कि मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे कंट्रीज हैं, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। हम लोग याद करने का एक ट्रिक बना के रखते थे कि स्लो करो बात मान, अब्बू को गिराएगा तू, है ना। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोत्सवाना, मॉन्टेनीग्रो, ऐसे करके अब्बू को अल्बानिया गिराएगा, ग्रीस तू मतलब टर्की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा चीज़ों को याद रखने का एक बहुत सुंदर तरीका क्या होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स बना लो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, आपको लंबे समय तक याद रहे। और ये चीज़ आपको प्रीलिम्स में खास क्वालिफाई करने में बहुत मदद करती है। और रीजन सिंपल है कि प्रीलिम्स में इतने फैक्ट आते हैं, अभी पूछ लेता है कि इस रिवर के, इस सी के आसपास कौन से कंट्री, आप कैसे याद करोगे, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कैसे याद करोगे। तो हमेशा ट्रिक होना चाहिए उस चीज़ का। बहुत थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। एक क्वेश्चन जो मेरा ये है कि अक्सर बच्चे इंटरव्यू में अक्सर फंस जाते हैं। मतलब इंटरव्यू की जब बात आती है तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। आपने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, और कुछ बताइए ना वहाँ का सीन जो हुआ आपके इंटरव्यू में, जो बच्चे जाने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सिचुएशन जब आपको लगा अरे अब क्या होगा। इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू लगभग 30 से 35 मिनट चला था सर, और उसमें मुझे एक समय ऐसा लगा था कि लगता मैं फंस गया, तो मैंने तुरंत उसको गियर बदला अपना। मैं बता भी देता हूँ कि क्या असल में मेरा, चूंकि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो प्राइमरी जो मुझसे पहले तो मेरे नाम से ही क्वेश्चन किया गया था, और एक पैनल था, लगभग 5 लोगों की टीम थी। जो चेयरमैन साहब थे वो काफ़ी सीनियर थे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर लोग रहते हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि कान से नहीं, आपको ध्यान से सुननी है चीज़ें, क्योंकि थोड़े से आप दूर वहाँ बैठे होते हैं, और वो जो
चेयरमैन के साथ जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो सीनियर वो भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। आप हर बार सॉरी सॉरी नहीं बोल सकते, अदरवाइज आप वो भी सॉरी बोल देंगे तो फिर आप समझ रहे हैं कि, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और जो भी वो पूछते हैं मैं यही समझाना चाहूँगा, बहुत हम्बली बोलना है, उनको गलत चीज़ें नहीं बतानी है। ऐसा नहीं कि जैसे स्मार्टली हम वहाँ से बच जाएंगे या कोई चीज़, चूँकि उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको सही बतानी है, सटीक बतानी है, झूठ नहीं बोलना है और ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज़ की जो मैं जहाँ फंसा था मैं उसको बताना चाहूँगा सर आपसे, कि उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो उनका ट्रांजिस्टर से था, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, और उन्होंने कहा भी था कि इसको बना के दिखाइए, तो मैंने वहाँ पर बना के दिखाया था। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मुझसे बनवाया गया था। फिर मुझसे हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पूछा गया था, तो मैंने उसका आंसर दिया था। ट्रांसफार्मर्स के बेसिक से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये प्राइमरीली जो क्वेश्चन थे वो मैंने बताए थे। फिर मुझे एक क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि ये जो ट्रांसफार्मर के साथ जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं वो 11 kVA 33 kVA इस फेज में क्यों होती हैं। तो मुझे चूंकि ये इसका उत्तर नहीं पता था, तो मैंने इसको सॉरी बोला, और मुझे लगा कि अब अगर इलेक्ट्रिकल में और कुछ पूछेंगे, चूँकि ये काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस मेरा हो चुका था, इलेक्ट्रिकल छोड़े हुए मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे, तो ये था वो फेज जहाँ से मुझे लगा कि मैं फंस ना जाऊँ। एक क्वेश्चन मैं आपके इंटरव्यू का मैं याद दिलाना चाहूँगा, जो क्वेश्चन पूछा था वो कॉइन वाला, सिक्के वाला जी। हॉबी, मैं बार बार कहता हूँ कि हॉबी पे ध्यान देना, अपने कुछ भी उठापटक हॉबी मत रख लेना। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि हॉबी जब भी सेलेक्ट करना तो उस हॉबी को जीना, बिना जिए हॉबी लिखना ही मत। चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे गाना गाना हो, डांस करना हो, इवन जैसे योगेन का था कॉइन्स कलेक्ट करना, है ना। तो इस पर कुछ बताओ, क्या इंटरेस्टिंग सा हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा सबके लिए, आप सबके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हॉबी आपकी खुद की होनी चाहिए। किसी का सुन के और ये करके कभी हॉबी मत बनाइएगा। इवन आपकी हॉबी अगर कुकिंग है तो कुकिंग ही बताएं। जैसे मेरी हॉबी थी कलेक्टिंग कॉइन्स एंड करेंसी। जैसे मैंने बताया कि सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र हूँ, तो बारिश हुई थी और मेरा कच्चा घर था उस समय। तो ये हुआ कि घर की जो पिछली दीवार थी वो ढह गई। जब ढह गई तो वहां से कुछ ऐसे छोटी सी गगरी टाइप थी, उसमें बहुत सारे सिक्के थे, और वो गिरी जब तो दीवार गिर गई तो वो निकल आई, छोटी सी गगरी उसमें से निकल आई, उसमें सिक्के थे। और वो देखा मैंने कि महारानी विक्टोरिया के जमाने के सिक्के, जॉर्ज पंचम के जमाने के सिक्के, और आना जो हम लोग सुनते हैं वो मैंने वहां पर देखे। और ये एक का सिक्का, 2 का सिक्का, इस तरह से पैसों का, तो वो कई सारे मुझे अलग अलग तरह के सिक्के मिले। तो मेरा इंटरेस्ट वहां से जागा, और फिर मैंने जब भी कहीं भी देखता, मुझे अलग तरह की कभी भी कॉइन्स करेंसी मिल जाती तो उसको मैं रख लेता। तो इस तरह से मेरा जो है इंटरेस्ट वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। और इवन आपको पता होगा कि इंटरव्यू के जस्ट 1 महीने पहले साउथ अफ्रीका की मैंने करेंसी वहां से मुझे मिली, तो मैंने उसको रख लिया था। तो इस तरह से मैंने। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था इंटरव्यू वालों? उन्होंने ये पूछा था कि उन्होंने पहले तो यही पूछा था कि ये अजीब सा आपकी हॉबी है दैट्स वाई। मैंने फिर उत्तर भी दिया कि सर जो भी है मैं नहीं जानता ये कैसे हो गई, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। और फिर उन्होंने, चूंकि मेरी हॉबी करेंसी से रिलेटेड थी, तो करेंसी से रिलेटेड उन्होंने भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा था, बिटकॉइन और इन सब के बारे में क्या समझते हो, इसका पूरा डिटेल में मुझसे मतलब इस पे 4-5 क्वेश्चन लगातार मुझसे हुए थे। बहुत बढ़िया। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, हॉबी जब भी बनाना, जीना पहले उसको, फिर बनाना। लिखना नहीं है, जीना है। बिल्कुल। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो तुम्हारी पेन बोलनी चाहिए। पेन बोलने लगेगी ना तभी आंसर निकल के आएगा। आपकी जुबान या आपकी चीज़ें नहीं कि आपको लिखना आता है, नहीं, हाँ बोलना नहीं है, पेन को बुलवाना है। इतना प्रैक्टिस करो, घिस दो 8 मिनट में आप 200 वर्ड के आंसर एकदम लिख दो। ऐसे ही हॉबी जियो, तभी हो पाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से आएगा, और वो ये है कि यूपीएससी का जो पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, 2014 के बाद लगातार पैटर्न में बदलाव हो रहा है, बच्चे कैसे टैकल करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बदलते पैटर्न को कैसे टैकल किया जाए यूपीएससी में? देखिए, मैं सिंपली अगर बताना चाहूँ तो पैटर्न नो डाउट काफ़ी बदला है, रैपिडली बदला है, मैं ये भी कह दूँ। और स्पेशली मेंशन करूँ सीसाइड को लेकर। बिल्कुल, मैं उस पर आने वाला था सर एकदम। और जनरली हम लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेरे बैचमेट्स जो हैं, ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो सीसेट में फेल हुए हैं मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ, और इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, जो पहला पड़ाव है अगर आप वहाँ फेल हो जा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको बहुत प्यार से बताना चाहूँगा कि सीसेट को हल्के में कतई ना लें, अदरवाइज ये बहुत भारी पड़ जाएगा। मेरे साथ बहुत से ऐसे मेरे साथी रहे जो जीएस में इतना अच्छा स्कोर करके गए कि जो आज टॉपर हैं यूपीएससी के, उन्होंने भी वो उतना अच्छा नहीं किया होगा।
लेकिन वो सीसेट में फेल कर गए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको कहूँगा, सीसेट पे काम करने की ज़रूरत है। आपका सबसे बेहतरीन जो गाइड है वो आपका प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो उसको देखिए, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसको देखने का प्रयास करिए, कॉम्प्रिहेंशन पे काम करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन आपके बन नहीं पा रहे हैं तो समझिए कि कोई ताकत आपको सीसेट में आपको सफल नहीं करा सकती। इसलिए और ये चीज़ें केवल प्रैक्टिस से आएंगी। यूपीएससी में जीएस की अगर पैटर्न की बात करूं मैं, स्पेशली जीएस की, तो हर चीज़ जैसा कि मैंने बताया, स्टैटिक चीज़ों पे आपकी कमांड होनी ही चाहिए। साथ में डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, उस स्टैटिक चीज़ को आप करंट से जोड़ें और फिर उसको समराइज वे में लिखने का प्रयास करें। अगर आप ये कर ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कोई भी रास्ता आपके लिए कठिन नहीं है, और मैं खुद इस बात को आश्वस्त कर रहा हूँ कि बड़ी आसानी से आप यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे। मैं बस एक लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आपकी वो 2 लाइनें जो आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, मैं चाहूँगा चंद लाइनें आपकी साइड से आएँ और हम बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, उनका मनोभाव बढ़ जाए इस बात से। मैं यूँ आप सबके लिए कह सकता हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि अगर पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से अगर आप पत्थर को उछाल रहे हैं तो आसमान में आप सुराख कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच योगेंद्र। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। अभी तो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं हो सकता सारे क्वेश्चन एक राउंड में ही खत्म हो जाएं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बच्चे क्वेश्चन पूछें, जब भी आपके पास टाइम हो हमारे पास, प्लीज़ अपना समय, अपना कीमती समय हमें निकाल के दें। और बच्चों के डाउट्स जब भी आएँ और हम आपके पास फॉरवर्ड करेंगे, आप हमको ज़रूर बच्चों को गाइड करते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति सफल होता है इस एग्ज़ाम में उस व्यक्ति को हर एक बारी की पता होती है। तो आपसे बच्चे उम्मीद करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हम फिर कभी इस चीज़ को एक बारी और करेंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी एस्पिरेंट्स ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में मिल चुके होंगे, और जितने लोगों को टेंशन हो रही है आने वाले पेपर्स की कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे या कैसे हम क्लियर करेंगे, उनको भी अपना जवाब मिल चुका होगा। तो थैंक यू करना चाहूँगी मैं योगेंद्र सर को कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए और हमारे एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया आपने। आपकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मोटिवेट होंगे और शायद अपने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतने सारे ट्रिक्स बताए हैं अपने मतलब जितना भी आपने पास्ट में अपना जो फेल किया है, जो भी आपने सिचुएशंस देखी हैं, उसके बाद आपने जो अपनी जर्नी बताई है, एक्चुअली वो मोटिवेट होने वाली चीज़ है। क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं, इवन यहाँ बैठ के मैं इतना मोटिवेट हो गई हूँ कि आई मीन कैसे आपने इतना सब कुछ फेस किया अपने पास्ट लाइफ में और आज आप यहाँ हैं। और लिटरली आई एम वेरी ग्लैड कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ बैठ पाई और आपसे क्वेश्चन पूछ पाई और हमारे एस्पिरेंट्स तक ये पहुँचा पाई। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग ये देख चुके हैं, जल्दी से जॉबरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होंगे जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं।